नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से नंबर सिस्टम पे बात करेंगे और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, बात करेंगे उस पर। तो समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जो ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चंस होते हैं उससे हम कैसे बनाएं। देखिए क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 56 से भाग दें 56 से, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी संख्या को 56 से भाग दें तो शेषफल 63 शेषफल 29 आता है। यानी किसी भी संख्या को अगर 56 से भाग दें, ठीक है, यानी कि पहला डिवाइजर जो है वो है 56, तो पहला रिमाइंडर जो है वो है 29। 56 से अगर किसी संख्या से 56 से डिवाइड करें तो शेषफल आता है 29। उसी संख्या को यदि हम 8 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा, यानी डिवाइजर है 2, अगर उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो वैसे सिचुएशन में सबसे पहले हमें देख लेना है कि क्या यह 56 पहला डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो क्या करना है, डायरेक्ट हमें रिमाइंडर पे डिवाइड करना है, रिमाइंडर को डिवाइड करना है दूसरे डिवाइजर से, ठीक है, और इसका जो शेषफल आएगा यही हमारा आंसर होगा। तो 8 3 24 यानी 5 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक बार और क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 56 से भाग दे तो शेषफल 29 आता है, अगर उसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो 56 8 से डिविजिबल है, इसलिए 29 में ही डायरेक्ट 8 से हम डिवाइड लगाएंगे और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, जैसे कि ये 5। बात समझ में आ गई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको मैं मिटा के और नए क्वेश्चन की तरफ चलता हूं कि नया क्वेश्चन कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है। नया क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इसमें कि अगर किसी संख्या को 52 से डिवाइड किया जाए, पहला डिवाइजर, अगर किसी संख्या को 52 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर होता है 45 तो 45 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, यानी उसी संख्या को डिवाइजर 2 13 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो हमें पता है कि 52 जो है वो 13 से पूरी तरह डिविजिबल है, 13 चौका 52। तो हमें क्या करना है, 13 से 45 को ही डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। तो 13 से डिवाइड करना है 45 को, तो 13 3 जा 39, देयरफॉर 6 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 रिमाइंडर हो गया, देयरफॉर इसका आंसर जो होगा वो 6 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन को बहुत तरह से हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, अलग अलग टाइप से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन को आप किस तरह से बनाया जा सकता है, बोलेगा कि यदि किसी संख्या को 52 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल आता है 45। जो अभी जस्ट बनाए हैं उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या को 52 से भाग दे तो रिमाइंडर आता है 45। उसी संख्या के दुगने को यानी संख्या दुगना कर दिया, उसी संख्या के दुगने को अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। संख्या का दुगना, मैं क्या बोलता हूं, ट्वाइस ऑफ द नंबर, ट्वाइस कर रहा है। उसी संख्या के दुगने को अगर हम 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो प्रोसेस सेम है कि पहले हम देखेंगे कि 52 क्या 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। इसीलिए हमें करना क्या है, रिमाइंडर को दुगना कर देना है, ठीक है, क्योंकि संख्या का दुगना बोला इसलिए रिमाइंडर को दुगना कर देना है और 13 से भाग कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। तो 13 से भाग देना है 45 के दुगने को यानी कि 90 में। तो 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं 90 को तो 13 छक्का कितना होता है, 13 छक 78। तो इसका मतलब 6 से लगेगा 78, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12। तो शेषफल जो होगा ये 12 हो जाएगा। इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पहले पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किसी क्लब के सभी सदस्य, कोई क्लब है उसमें बहुत सारे सदस्य हैं, क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे योगदान देते हैं। मतलब जितने भी सदस्य हैं वो रुपए और पैसे उसी संख्या के हिसाब से योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 रुपए है, कुल योगदान 2525 रुपए है, तो बोल रहा है कि सदस्यों की संख्या क्या होगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना सदस्य है उतना ही रुपए और उतना ही पैसा देगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 सदस्य है
तो वह 10 रुपए देगा और 10 पैसा देगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 11 सदस्य है तो वह 11 रुपए देगा और 11 पैसे दे देगा, यानी यह रुपए है और ये पैसे है। बात समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन समझिए। अगर मान लीजिए कि 15 आदमी है, 15 लोग हैं, इसका मतलब 15 रुपए देगा और 15 पैसे देगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसके पैसे में चेंज करेंगे तो रुपए को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो पता है, और पैसा तो ऑलरेडी है। पहले मतलब छोटे मतलब डिजिट में चेंज करेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि x आदमी है, तो x आदमी है तो कितने रुपए देंगे? x रुपए देंगे और x पैसे दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अब समझिए कि अगर कोई 10 रुपए और 10 पैसे दे रहा है, इसका मतलब 10 रुपए का मतलब हो जाएगा 10 को 100 से गुना करेंगे यानी 1000 पैसे और प्लस 10 पैसे, यानी कुल मिलाकर के वह 1010 पैसे दे देगा। अगर मैं बोलता हूं कि 11 रुपए, तो 11 को अगर हम करें तो 1100 पैसे और 11 पैसे, इसका मतलब 11 ऐसे, मतलब 1111 पैसे दे रहा होगा। यानी रुपए वाले को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, पैसे वाले को ऐड करना है। तो अब इस बात से आप समझ जाइए कि अगर मैंने माना कि अगर x आदमी है तो x आदमी है तो पैसा कितना देगा? वो 100x देगा, क्योंकि पैसे रुपए को x रुपए देगा तो रुपए को पैसे में चेंज करेंगे तो 100x, और x पैसे देगा तो उसमें x प्लस कर देंगे, तो सही मायने में 101 पैसे दे देगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को मैं यहां लिख सकता हूं 100x मतलब 100x रुपए और x पैसा, तो पैसा में कन्वर्ट हो गया और ये बराबर हो जाएगा टोटल योगदान। अगर आदमी से मल्टीप्लाई कर दें उसके पैसे से, यानी अगर 10 आदमी 10 रुपए दिया तो टोटल योगदान कितना होता है? 100 रुपए। मतलब आदमी में पैसे की संख्या से यानी मात्रा से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। और 25 गुना 25, लेकिन ये 25 जो है ये रुपए है, इसको हमें पैसे में चेंज करने के लिए एक तरह से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वह रुपए जो है वो पैसा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आसान कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब यहां से हमें मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देंगे कैसे। यह x मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 101x बराबर 25 मल्टीप्लाई 100। 101 से 25 टाइम कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसे लिखा जा सकता है x स्क्वायर बराबर 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 को लिखा जाता है 10 का स्क्वायर। अगर सब पर से स्क्वायर हटा लें तो x बराबर होता है 5 गुना 10 यानी कि ये 50। तो लोगों की कुल संख्या यहाँ पर अब 50 हो गई। 50 लोग थे तो 50 लोग क्या करेंगे? सभी लोग 50 रुपए देंगे और 50 पैसे दे देंगे। बात समझ में आ रही? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नंबर सिस्टम में कोई सिलेबस नहीं होता कि उसका रूल क्या है, कुछ रूल्स होते हैं। जो रूल्स मैंने बता दिया है पहले के वीडियो में, जो कि आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, तो उस लिंक में आप देख लेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का आपको दिया गया है। उसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका कोई रूल नहीं होता, वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन होते हैं कि आपकी समझ कितनी है, और इसी समझ के लिए वो एक तरह से नंबर सिस्टम पूछा जाता है। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपको मैं एक टेस्टिंग के लेवल पे एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि नंबर सिस्टम में और कैसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कुआं है, ठीक है, ये एक कुआं है और इस कुएं की गहराई जो है वो 10 मीटर है। मान के चलिए इस कुएं की गहराई जो है वो 10 मीटर है। एक मेढक जो है वो उस कुएं के अंदर है, एक मेढक जो है कुएं के अंदर है। दिन के समय में वह 3 मीटर ऊपर की तरफ चढ़ता है और रात के समय में, मतलब ये डे का सिचुएशन है, डे में 3 मीटर ऊपर की तरफ आएगा, और नाइट के समय में, रात में वह 2 मीटर नीचे की तरफ फिसल जाता है। तो अब बताइए वो कितने दिन पर यानी कितने दिन बाद उस पर कुएं के ऊपर चला जाएगा। ये एक तरह से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? या रीजनिंग नहीं समझिए इसको, ये नंबर सिस्टम है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सोचना कैसे है। दिन में 3 मीटर चलता है ऊपर की तरफ और रात में 2 मीटर नीचे की तरफ, मतलब एक तरह से फिसल जाता है।
यानी फाइनली दोनों को अगर माइनस करें तो सही मायने में 24 घंटे में वह 1 मीटर ही चलता है, तो 1 मीटर चलेगा। तो 7वें दिन, देखिए 7वें दिन जा करके वह 7 मीटर चलेगा, 7वें दिन जा करके वो 7 मीटर ऊपर जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, 8वां दिन जैसे ही आएगा, 8वां दिन यानी 8th डे, तो मैंने बताया कि दिन में वो 3 मीटर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो 7 में जब 3 अगर प्लस कर दे तो 10 मीटर कंप्लीट हो गया, यानी वो ऊपर चला गया, यानी 8वें दिन ऊपर चला गया। और जो मेढक ऊपर चला जाएगा वो फिसलेगा क्यों दोबारा, वो फिसलेगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा 8 दिन, मतलब 8 दिन में वो कुआं से बाहर आ जाएगा। जबकि बहुत लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक दिन में 1 मीटर चलता है तो 10 मीटर चलने के लिए 10 दिन आंसर, तो जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो इस तरह से लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी नंबर सिस्टम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको समझना है, आसानी से बनाना। अब देखिए, जैसे एक तरह से माइंड टेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, जो नंबर सिस्टम में पूछ लिए जाते हैं सीजीएल एग्जामिनेशन और रेलवे एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक बस स्टॉप है, ठीक है, इस बस स्टॉप पे बहुत से यात्री चढ़े, उसके बाद अगला बस स्टॉप जो आ गया उसमें से आधे यात्री उतर गए, आधे उतर गए नीचे की तरफ और 10 यात्री ऊपर चढ़ गए। ठीक है, फिर अगले स्टेप में गए, आधे नीचे चले गए, मतलब आधे नीचे चले गए मतलब बस से उतर गए, और फिर 20 लोग बस पे चढ़ गए। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा स्टॉप था। तीसरा स्टॉपेज जो आएगा उसमें क्या होगा कि सभी लोग उतरेंगे और उतरने वाले लोगों की संख्या यहाँ 40 होगी। तो बताइए शुरू में कितने बस में चढ़े थे। क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्या बताया कि किसी बस स्टॉप पे आदमी कुछ चढ़ते हैं, अगले स्टॉप से आधे लोग उतर जाते हैं, आधे लोग मतलब काट के आधे लोग नहीं उतरेंगे, काउंटिंग में बस में जितने लोग होंगे उसके आधे लोग उतर जाते हैं और 10 लोग चढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगले स्टॉप पे आधे लोग उतर जाएंगे काउंटिंग में और 20 लोग फिर चढ़ेंगे बस पे, अगले स्टॉप में जाकर के 40 लोग उतर जाते हैं। ठीक है, यानी कि फाइनली लास्ट में 40 लोग होते हैं। तो बताइए शुरू में कितने लोग थे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अब देखिए 40 लोग लास्ट में जो बस स्टॉप पे उतरे हैं, ठीक उससे पहले वाले स्टॉप पे, ये 40 कब हुआ होगा? 20 चढ़ने के बाद, 20 चढ़ने के बाद हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन उल्टा अप्रोच करना है, बिना पेन से क्वेश्चन बनेगा, इसमें एक्स वगैरह मानने की कोई जरूरी नहीं है। आप लास्ट से बनाइए कि 40 लोगों की संख्या यहाँ पर हो गया, मतलब सेकंड लास्ट बस स्टॉप पे, तो 40 कब हुआ? 20 चढ़ने के बाद। अगर इसको 20 को हटा देंगे तो इसका मतलब 20 रहा होगा लोग पहले से, और 20 कब रहा होगा? आधे उतरने के बाद। तो जब यहाँ बस आई होगी तो उस समय में 40 लोग रहे होंगे, तब ना इसका आधा उतर गया, आधा उतरा तो 20 हो गया और फिर 20 लोग चढ़ गए तो यहाँ 40 हो गया, यानी 40 आया होगा भर के। और अब उसके पीछे जाइए तो ये 40 कब हुआ होगा? ये पहले से 30 रहा होगा, 10 चढ़ा है तभी 40 हुआ ना, तो इसका मतलब पहले से 30 लोग रहा होगा तभी 10 चढ़ करके ये 40 हो गया है। तो 10 माइनस कर दीजिए 40 में से, तो बच गया 30, और ये भी 30 कब हुआ? जब आधे लोग उतर गए हैं तब। तो इसका मतलब ये पहले जो यहाँ से चला होगा उसमें इसका दुगना यानी कि 60 लोग रहा होगा, तभी वो 30 आगे आकर के आधा उतर गया, तभी 30 बचा है। यानी शुरुआत में कितने लोग थे? यहाँ 60 लोग थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच हम इसी तरह से करते हैं, उल्टा बनाने के प्रयास करते हैं। क्लियर? अब एक अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वह बोला बड़ी से बड़ी संख्या जो n³ - n, मतलब n³ - n, ये दिया गया है, एक तरह से ये संख्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो n³ - n, जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब यह नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की चर्चा मैंने फर्स्ट वीडियो में की थी, आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि वहां से आपको समझ में आ जाए। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो काउंटिंग का नंबर है उसे ही बोलते हैं। तो बोला कि रूप की प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, मतलब ये बोल दिया कि n³ - n जो है यह ऐसा संख्या है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है के रूप में है, जो प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है। वह कौन सी संख्या है?
ठीक है, यानी इस रूप में लिखा जा सकता है, या इस रूप में कौन सा ऐसा संख्या है, और मतलब एक तरह से कि ये संख्या पूरी तरह से परफेक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है, जबकि n एक क्या है, नेचुरल नंबर। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो समझिए कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये एक परिवार के रूप में नंबर है n³ - n, जिसको अगर हम किसी संख्या से डिवाइड करें तो हमेशा डिविजिबल होगा। वह संख्या कौन है? यदि n एक प्राकृत संख्या है। जब ऐसे क्वेश्चन अगर मिले तो हमें n का वैल्यू हीट एंड ट्रायल मेथड से 1 2 3 4 करके हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, और जब 0 नहीं आए वही आंसर है। 0 आ गया तो हम वैल्यू आगे बढ़ाएंगे। जैसे अगर 1 रखने पर 0 आ जाता है तो हम लोग 2 रखेंगे, 2 रखने पर 0 आ जाएगा तो हम लोग 3 रखेंगे। जब 0 आएगा तो वो आंसर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 0 के अलावा कुछ आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1³ - 1 यानी 0। हमें इसे काम नहीं चलेगा, यानी n का वैल्यू हमें पुट नहीं करना है। अब हमें 2 पर विचार करना है, ठीक है, तो 2 का विचार करेंगे तो 2 का वैल्यू रखेंगे, तो 2 का वैल्यू रखेंगे तो 2 का पावर 3 -2 यानी 8 - 2 आंसर हो जाएगा 6। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 6 होगा, यानी 6 से परफेक्टली डिविजिबल होगा ये संख्या ऑलवेज, ठीक है। दूसरा संख्या से भी हो सकता है आगे जाके, लेकिन 6 से तो हमेशा ही डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आजकल बहुत सारे एग्जाम में लगभग पूछ ही देते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू भले चेंज हो जाए लेकिन पैटर्न वही रहते हैं। जैसे क्वेश्चन में पढ़ के बता दे रहा हूं। एक फर्म में गायें और मुर्गियां हैं, गाय है और मुर्गी है। बोल रहा है इसमें कि उसके सिर गिने जाए तो 180 हैं। चलिए पहले काउ लिख लेते हैं। ये गाय है और ये मुर्गी है, हेंस, ठीक है, ये काउस। आपको पता है सर के मामले में यानी कि एक तरह से हेड जो होगा, दोनों को तो एक एक हेड ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो बोलता है अगर उसके सिर को गिन लिया जाए तो 180 होता है, तो हेड को अगर काउंट कर लिया जाए तो 180 होता है। उसके बाद पूछ रहा है उसके टांगे को गिन लिया जाए तो 420 होता है। तो टांग मतलब लेग्स गाय को कितने लेग्स होते हैं? 4, ठीक है, और मुर्गी के कितने होते हैं? 2 लेग पीस, ठीक है। तो मुर्गी के 2 हो जाएंगे और गाय के 4 हो जाएंगे। तो अब बोलते हैं कि टांगे कितने होंगे? टांगे हो जाते हैं 420, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो अब कह रहा है कि फॉर्म में गाय की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन और समझ लीजिए। बोल रहा है कि गाय और मुर्गी है किसी फॉर्म में जिसमें अगर सर को काउंट कर लिया जाए, सिर को, तो 180 है, और उसके टांगे को काउंट कर लिया जाए तो 420 है। तो गाय की संख्या क्या है? जब अगर ऐसा कभी पूछे तो सबसे पहले देखिए इसको बनाना कैसे है। नंबर ऑफ काउस, जब 4, यानी यहाँ पर गाय है इसलिए 4, मतलब ये काउस लिख रहा हूं ना। कभी एक खरगोश बोल देगा, कभी कुछ और जानवर बोल देगा, लेकिन ध्यान रखना है वो 4 पैर वाला होना चाहिए। तो 4 पैर वाला अगर कोई भी हो जानवर, अगर उसकी संख्या निकालना है तो करना क्या है कि 420 में से घटा देना है 180 को 2 से मल्टीप्लाई करके। मतलब पैर की संख्या में से सिरों की संख्या को दुगना करके घटा के और आधा कर देना है। तो पैर की संख्या में से माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है सिरों की संख्या से और बाई 2 कर देना है। यही हमारा आंसर है, बहुत आसान है। तो अब देखिए 2 से अगर हम 420 में डिवाइड करें तो ये होता है 210, ठीक है, और 2 से 2 कट गया तो माइनस हो गया 180, तो यानी हो गया आंसर 30। तो यानी गायों की संख्या हो गई 30। अब पूछेगा मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो जितना सर था, सबको तो एक एक सर होता है, मुर्गी को भी एक सिर और गाय का भी एक सिर, तो इसका मतलब 180 में से 30 को घटा दीजिए यानी 150। तो मुर्गियों की संख्या यहाँ पर 150 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन है। क्लियर? अब मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स हैं, ये समांतर श्रेणी में है। अब आप लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी तो पढ़ना नहीं है, लेकिन ये मान के चलें कि वैसा 3 संख्या जिसके बीच जो कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मतलब कि अगर b में से a माइनस करें तो वही बराबर हो जाएगा c माइनस b, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। कोई भी टर्म में से उसे ठीक पहले वाला टर्म माइनस कर लेंगे तो वो डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है।
तो कोई भी 3 ऐसा संख्या है जिसका सम यानी योगफल सम जो है वो है 30, और जब आपस में इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये होता है 910। तो बताइए वह संख्या क्या है। तो आपको पता है कि वेरिएबल क्वांटिटी अगर 3 हो और इक्वेशन अगर 2 हो तो बनना मुश्किल है। हालांकि इसे इक्वेशन में चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में बनाएंगे तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए करना क्या है, इसे हम टेक्निकल ढंग से बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह 3 ऐसा संख्या है जिसको प्लस करने पर यह 30 होता है और प्रोडक्ट करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर 910 होता है। तो बताइए वो तीनों संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 91 गुना 10, 13 सत्ते 91 और गुना 10। अब देखिए क्या इसमें कुछ आपको पैटर्न नजर आ रहा है, बिल्कुल पैटर्न नजर आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 7 गुना 10 गुना 13। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सत्ते 91 और 10 से गुना करेंगे तो 910। आपके प्रैक्टिस पर है, जिन लोगों को प्रैक्टिस होगा ना ये क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देंगे। ठीक है, कोई भी इसमें इशू नहीं होगा, भले ही मेंस का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो ये आसान है। और आपको पता है कि 7, 10, 13 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि 7 + 3 10 होता है और 10 + 3 13 होता है, यानी कि डिफरेंस यहाँ सेम है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी फॉलो कर रहा है। अगर इन सबको प्लस कर ले, 7 + 10 17, 17 और 13 मिलकर के होता है 30। अगर हम प्लस कर ले तो ये होता है 30। तो आंसर एक तरह से हो गया। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको पता है कि यह 13 है। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या यहाँ 13 हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर। एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक और अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर के 50 तक अगर हम संख्या लिखें, 1 से लेके 50 तक संख्या लिखें, तो लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अंक पूछ रहा है ना, संख्या नहीं पूछ रहा, अंक पूछ रहा है, डिजिट पूछ रहा है। तो कितने अंकों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझिए कि 2 अंकों की संख्या तक 50 तक तो जाता है, तो 50 गुना 100, लेकिन उसमें से 1 से लेकर के 9 तक जो संख्या होता है वो यूनिट डिजिट यानी एक ही डिजिट का होता है। 10 से 2 अंकों की संख्या शुरुआत होती है। बात समझ में आया। तो 10 से 2 अंकों की संख्या शुरुआत होती है। तो टोटल 1 से लेकर 50 तक संख्या हो गई, और उसको गुना कर देंगे 2 से, यानी सबको हम 2 अंकों की संख्या मान लेंगे, तो 100 हो गई। और उसमें से 9 जो ऐसा अंक है जो 1 अंक की है वो माइनस कर लेंगे। तो 50 गुना 100, 100 में से 9 माइनस हो गया तो 91, यानी 91 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। क्लियर है। दूसरा मेथड भी कर सकते हैं कि एक तरह से 41 ऐसा संख्या होगा जो 2 अंकों की संख्या होगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि 41 गुना 82, और 9 ऐसा संख्या है जो 1 अंकों की है, तो ये अगर प्लस करेंगे तो 91। ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों मेथड है। ठीक है, तो दोनों मेथड से बना सकते हैं। क्लियर। अब इसमें देखिए जो अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम इसे बना सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए मैं इसको बता रहा हूं क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन है कि 4 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 5, यह संख्या किससे डिविजिबल है इसकी बात करेगा। 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 5, या मान लीजिए 4 ही कर देते हैं। चलिए 4 ही कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो। अगर 5 करना है तो आगे भी हम कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए तो अभी इतने ही बनाते हैं। तो इसमें जो सबसे कम पावर है उसको कॉमन कर लेते हैं। 4 का पावर 2, तो इसकी जगह पर रखेंगे 1। इसका एक पावर हम लोगों ने छीन लिया, 2 है, तो यहाँ पर बचा 3 था तो 1 ही बचा। अब उसके बाद यहाँ बचा 4 का पावर 4। आ रहा है समझ में। सॉरी 4 का पावर 2 क्योंकि 4 था, तो 4 का 16 हो गया। ये हो जाएगा 1 + 4 + 16, तो 16 4 20 और 1 21, यानी 16 गुना 21। तो यह संख्या 21 से डिविजिबल होगा। या आपको बोल देगा कि यह संख्या 3 से डिविजिबल है, या बोल देगा कि कभी कभी 7 से डिविजिबल है। तो जब 21 है तो 21 को 3 गुना 7 लिख सकते हैं ना। तो यह संख्या 21 के साथ साथ 3 से भी विभाज्य होगा, 7 से भी हो सकता है, या कभी कभी ऑप्शन में दे देगा 28, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ वाला और 16 में से 4 ले लेंगे, 16 में से 4 मल्टीप्लाई वाला ले लेंगे, तो 7 गुना 4 का मतलब होता है 28,
यानी यहाँ 28 से भी डिविजिबल होगा। यानी एक ही क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से यहाँ पर चाहे तो बाउंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोला गया कि 3 क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या, ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, मतलब 3 विषम क्रमागत संख्या का योगफल 147 है। 147 है। 3 विषम मतलब लगातार, विषम का मतलब ये हो गया कि जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, ये सब जो है ना, ये लगातार संख्याएं हैं जो विषम है। तो 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके। तो अब 3 कोई भी विषम क्रमागत संख्या है जिसका योगफल 147 है, तो इसमें क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। बोलेगा इसमें कि बीच वाली संख्या क्या है या सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है। तो जैसे पूछेगा कि बीच वाली संख्या क्या है, यानी मिडिल संख्या क्या है, तो इसी में 3 से हम डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? इसी में हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 चौका 12, 3 नवा 27, यानी कि 49 आंसर, अगर बीच वाली संख्या पूछता है तो। और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 49 में 2 प्लस कर देंगे, यानी 51 आंसर। अरे समझ में कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो मतलब सबके बीच में 2-2 का अंतर होता है। जो लगातार विषम संख्या या सम संख्या होती है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। तो बीच वाली संख्या अगर पूछता है तो 49 आंसर, सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो ये होगा 51, यानी 2 प्लस, और अगर सबसे छोटी संख्या पूछ देता है तो 49 में से 2 घटा देंगे, 47 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि रूल के साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल टाइप के होते हैं, भले वो नंबर सिस्टम में हो, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं, जिसका हमने डिस्कस किया आज। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप चाहें तो किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका जरूर प्रैक्टिस करें। और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार।